नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित ही है कि हम इस समय सहायक अध्यापक चित्रकला विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं कर रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो मुगल चित्रकला, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां का समय की जो महत्वपूर्ण चीज़ें घटित हुई हैं चित्रकला के क्षेत्र में, हम उसमें अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटिव क्वेश्चन आए दिन एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं आज का प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न होने जा रहा है दोस्तों, ये देख लीजिए, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है। अब आपको ये बताना है ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसको पूर्व की राफेल की संज्ञा दी गई है। अब उसमें आपको कभी क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे, उसमें 2-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अब्दुल हसन दिया जाएगा या दसवंत दिया जाएगा या बेहजाद दिया जाएगा या मंसूर। आपको जब तक ये चीज़ डीपली याद नहीं होगी तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अब जो ये जो पूर्व के राफेल की जिसे संज्ञा दी गई थी, वो मुगल कालीन जो चित्रकार था वो था बेहजाद था। ये अगर हम बेहजाद के बारे में बात करें तो ये ईरानी फारसी मुगल कालीन चित्रकार बेहजाद, जिसको हम पूर्व की राफेल की जैसे संज्ञा दी गई थी दोस्तों, संज्ञा दी गई थी। और बेहजाद ईरानी शैली का अपने समय का सबसे बहुत ही बड़े चित्रकार था, या कहें सबसे उत्तम चित्रकार था। इसने अपने समय में जो चित्रकारी के क्षेत्र में जो योगदान दिया वो अग्रणीय है, वो अकल्पनीय है। और यह पहले तैमूर, जो पहला तैमूर वंशी जो सुल्तान था, हुसैन बेगैरा था, उसके दरबार में मियाँ की उसको एक उपाधि दी गई थी और साथ ही उसको दरबारी चित्रकार भी उनके द्वारा उसको घोषित किया गया था। और यदि मैं बात करूं बेहजाद की, तो ये बाबर ने जब अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी तो उसमें बेहजाद जो ये चित्रकार जिसे राफेल की संज्ञा दी गई उसके बारे में बहुत अच्छा उल्लेखनीय शब्दों का प्रयोग किया है। इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से उन्हें बताया है कि बेहजाद कौन है और उसने किस प्रकार की चीज़ों का समावेशित किया चित्रकला के क्षेत्र में। इसलिए इसको मुगल कालीन चित्रकारों में से पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपके सम्मुख से। ये जो दूसरा प्रश्न है वो है आपका, अब्दुल हसन के पिता का नाम था। अब अब्दुल हसन के पिता का नाम क्या था ये आपको बताना है दोस्तों। अब्दुल हसन के जो पिता का नाम था वो अकारिजा उनके पिता का नाम था। अब हम अकारिजा के बारे में जो अब्दुल हसन के पिता का नाम अकारिजा था, पहले तो ये जान लीजिए। और हेरात, ये हेरात के निवासी थे। और अब्दुल हसन को जहांगीर ने क्या किया था, नादिर अज जामा की उपाधि से भी इसको सम्मानित किया गया था। और जहांगीर ने इसे अपने जो राज दरबार में जो थे उनको ताजपोशी जिस समय किया गया था उस समय की तस्वीर बेहजाद द्वारा क्या किया गया था, जहांगीर की बनवाई गई थी। बहुत ही खूबसूरत, जिस समय जहांगीर का यदि हम बात करें, जहांगीर का जब तिलक हो रहा था राज सिंहासन में, जब वो राजा बन रहे थे, तो उस समय का जो दृश्य बेहजाद द्वारा बहुत खूब तरीके से सुसज्जित तरीके से चित्रांकन किया। यदि हम इस पेंटिंग की यदि बात करें तो इसमें बहुत बारीकी से बेहजाद द्वारा कार्य किया गया है। और इसकी जो यदि मैं बात करूं तो इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया। और यदि जो सर्वप्रथम यदि इसमें बात करें अब्दुल हसन की, देखो अब्दुल हसन एक अपने आप में बहुत ही सक्षम और गुणी और बहुत ही पारखी चित्रकारों में से एक चित्रकार माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करें
कि अब्दुल हसन तो बहुत ही विद्वान चित्रकार था, और जिस प्रकार से उसने अकबर के सिंहासन का जो चित्रांकन किया गया था, तो इनके द्वारा किया गया था। अब इनके पिता का नाम अकारिजा था, ठीक है। ये हेरात के क्या थे, निवासी थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है आपके सम्मुख से, ये है दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया। अब हम दिल्ली के लाल किले की बात करें दोस्तों। अब दिल्ली की जो लाल किला है वो किसके पुत्र द्वारा बनाया गया था। अब ये जहांगीर के पुत्र द्वारा उसको निर्मित किया गया। अब जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने, जहांगीर का पुत्र कौन था, शाहजहां ने अपने नाम पर शाहजहानाबाद, अब क्या किया था, जब जहांगीर का पुत्र जो शाहजहां था, उसने दिल्ली को अपने नाम पर, जो दिल्ली आज हम कहते हैं कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, तो उस समय जहांगीर के पुत्र जो शाहजहां थे, उन्होंने अपने नाम से दिल्ली का नाम रख दिया था। अब उन्होंने शाहजहांनामा दिल्ली के नाम को परिवर्तित करके शाहजहांनामा रख दिया था। नामक एक नगर की इन्होंने क्या की थी, स्थापना। ये जब स्थापना जो की थी, ये स्थापना की थी इन्होंने 1648 ईस्वी में इन्होंने ये की, तथा उनके सुंदर और वैभवशाली तरीके से भवनों का निर्माण कराया। यदि मैं बात करूं शाहजहां के टाइम की बात, तो इनके समय में वास्तुकला क्या था, वास्तुकला और ये बहुत ही काष्ठकला अपने चरम सीमा पे थी। अब जैसे भवन निर्माण सबसे अधिक मुगल काल में जो भवन निर्माणों को जो सुंदरता या भव्यता प्रदान हुई है, वो शाहजहां के समय में। शाहजहां के समय में ऐसी ऐसी इमारतों का निर्माण किया गया है जो अन्य मुगल काल के जो शासक थे उनके समय में ऐसी जो बिल्डिंगें बनी थी या भवन निर्माण थे वैसे नहीं बने थे। यदि मैं बात करूं इनके जो भवन निर्माण थे, इन्होंने बहुत सुंदर बनाए थे और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उन्हें सुसज्जित करने का प्रयास भी किया। और शाहजहांनामा जो इन्होंने अपने दिल्ली का जो नाम बदल के इन्होंने शाहजहांनामा रखा था, उसके भवन में लाल किले का जो निर्माण किया वो प्रमुख था। और ये यदि मैं बात करूं जो इसका चतुर्दशी, जो इसका 4 दिशाओं में जो चौकोर चौदसी जो आकृति बनाई थी लाल किले की, जो लाल किला जो लाल बलुए पत्थर से इसका निर्माण किया गया था। और इसके लाल होने का जो कारण है, ये बलुए पत्थर के से निर्मित होने के कारण ये लाल किला जो लाल रंग की जो वर्ण जिसमें आ रहा है, तो ये बलुए कलर से, जब ये बलुए पत्थर से बने हैं तो इसके रंग लाल है, इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। और इसके लाल होने के कारण इसको लाल किले के तौर पे ये आज विश्व विख्यात है। और इसका जो निर्माण हुआ था, जो लाल किले का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, मुझे समटाइम अगर याद आ रहा है तो वो हुआ था आपका 1648 ईस्वी में। इसको पूर्ण तरीके से तैयार होकर इसको तैयार किया गया था। और साथ ही जहाँ शाहजहां द्वारा जो बनाया गया था, जो मैं बात करूँ शाहजहां द्वारा जो प्रमुख इमारतों का निर्माण किया गया या स्मारकों का जो निर्माण किया गया था, तो उसमें जो था आगरा का ताजमहल था, जामा मस्जिद दिल्ली थी, मोती मस्जिद लाहौर में जो स्थित है, इत्यादि चीज़ों का इन्होंने किया गया था, इसके अंतर्गत समावेशित किया था। और ये चित्रकला को इन्होंने एक नई धुरी पर पहुंचाने का कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनाया। अब जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला, इससे मैंने जो पूर्व जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है कि लाल किला किसने बनाया, तो शाहजहां ने ही बनाया। तो जहांगीर का बेटे का नाम क्या था, शाहजहां। और शाहजहां ने क्या बनाए थे आपको मैंने बताया था, तो लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, मोती महल बनाया और जामा मस्जिद उसके द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया। जो हुमायूं का मकबरा था यह भी किसने बनाया। अब पहले ये बताओ कि हुमायूं का बेटा कौन था। अब ये जो हमें क्या याद करना पड़ेगा, जैसे हमें जो मुगल काल आया, बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो ये सिलसिला था, इसमें कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है, ये जब हमारे समझ में यदि पूरी तरीके से आ जाएगा तो हम मुगल काल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब हुमायूं का मकबरा किसने बनाया। अब हुमायूं का मकबरा जो बनाया था, अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनाया था। अब हुमायूं का मकबरा
पहले कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में बनाया गया था। अब हुमायूं की जो पत्नी थी, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो उसके उन्होंने अपने पति की जो उसका कब्र बननी थी, तो वो के उसकी जो हुमायूं की पत्नी थी उसकी देख रेख में उसको निर्मित किया जाता। अब मीरग जो मियाँ गिगिया नामक जो इनकी जो कब्र बनाई थी, तो उसके डिजाइन उनके द्वारा तैयार किया, मिर्जा गिगिया द्वारा उसका जो डिजाइन तैयार किया गया। और यदि मैं बात करूँ यह मकबरा क्या है, भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का इसमें बहुत अच्छी तरीके से निर्माण हमें देखने को मिलता है। ये कि बहुत भारतीय और फारसी कला का एक बहुत अच्छा नमूने के तौर पे भी इसको हमने देखने को जो मिला है, क्योंकि चित्रकला का समावेश फारसी, ईरानी, ये जो सभ्यताओं की जो देन है, कहीं ना कहीं इन मकबरों में देखने। अब फारसी और भारतीय वास्तुकला, इन दोनों का समावेश इस जो मकबरा तैयार किया गया था इसके अंदर हमें देखने को मिला। और क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के बाद जब शासन किसके हाथ में चला गया, शासन जब अकबर के हाथ में चला गया था, तो इन्होंने क्या था, अकबर ने तो आदेश दिया था, तो उसकी जो माँ थी उनके संरक्षण में उसने अपने पति की मकबरा तैयार किया गया था। अब अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सम्मुख से, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे। अब आईने अकबरी के रचयिता की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में कई दफ़े पूछा गया है। यदि हम पिछले 10-12 साल के पेपरों को उठा के देखें, 2012 में जो प्रवक्ता संवर्ग की जो परीक्षा हुई थी ड्राइंग की, उसके अंतर्गत पूछा गया है। 2017 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया। यदि आप हम यूपी प्लस केंद्रीय परीक्षाओं में यदि देखें, नवोदय विद्यालय या सेंटर में जितने भी प्रश्न ड्राइंग से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। और तो और यहाँ तक कि ये प्रश्न आपके नेट के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा गया है। अब आईने अकबरी के रचयिता कौन है। आईने अकबरी के रचयिता अब्दुल फजल हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम इसमें भी प्रकाश डालते हैं, ये हैं क्या, इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करने की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं आपको अच्छी तरीके से इसकी डिटेलिंग तरीके से समझाऊं। अब आईने अकबरी की जो रचयिता अब्दुल फजल थे। आईने अकबरी अकबर के दरबारी जो प्रमुख जो चित्रकार रहे हैं, जो जिनके द्वारा ये रचित की गई, अब्दुल फजल द्वारा रचित की गई। और अकबरनामा का ही ये एक क्या है, एक पर्टिकुलर भाग के तौर पे इसको देखा जाता है। और अकबरनामा को 3 भागों में क्या किया गया था, बनाया गया था, इसको 3 भागों में रचित गया था, जिसमें से तीसरा भाग को हमने आईने अकबरी के नाम से इसे जाने जाते हैं। अब आईने अकबरी के अपने नाम को पांच भागों में इसको विभाजित किया गया था। जो मुगल साम्राज्य का जो भौगोलिक यदि हम सर्वेक्षण करें, तो या सभी प्रांतों में जो विशेष तौर पर जो देखें, तो बंगाल के बारे में भी उसमें आंकड़ों पर आधारित चीज़ें देखने को मिलती हैं। और साथ ही आधार परिवर्तन जो वितरण है, वो उसमें भी इसकी भव्यता को दर्शाया गया है। और साथ ही यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें अकबर द्वारा सभी सरकारी विभागों को नियंत्रण करने के बारे में भी इसमें जानकारी आपको मिलती है, कि अकबर ने किस प्रकार से जो सरकारी विभागों बनाए थे, जो उनका जो पूरा शासन प्रणाली थी, उसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता था, और अकबर की क्या भूमिका होती थी, और उसकी जो राज दरबारी थी उनकी क्या भूमिका थी। तो ये सारा समावेश इस आईने अकबरी के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है। अब आईने अकबरी, अब अगला जो इसका जो 7वां प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे। अब देखिए, आईने अकबरी के रचयिता प्लस लेखक दोनों एक ही होते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न को एग्जाम में किस प्रकार से घुमाया जाता है, मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ। देखो, मैंने इससे पूरा जो पहला प्रश्न लिखा है आपके सम्मुख से, ये लिखा है आईने अकबरी के रचयिता कौन है। ठीक, ये तो है अब्दुल फजल। अब देखिए, अब आ गया है आईने अकबरी। देखिए, ये प्रश्न है जो आईने अकबरी के पुस्तक के लेखक कौन है। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये लेखक अब्दुल फजल ही इसके लेखक हैं, ठीक है।
क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे, इसलिए इस कंफ्यूज को आप दूर रखिए। अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? अब जब अकबर ने जब राज्य वो जीतता गया और भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करता रहा, जब इन्होंने अकबर ने जब अलग अलग राज्यों को जीता तो इसने उस उपलक्ष्य में तो एक बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। ये कहाँ है, ये कब बना था, ये इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। अब जो ये बुलंद दरवाज़ा है, ये है आपका गुजरात में ये बुलंद दरवाज़ा है। अगर मैं बात करूँ, अकबर ने जब विजय प्राप्त की थी, गुजरात को जब इन्होंने फतह कर लिया था, ये किया था सम टाइम 1572 से 73 के समथिंग ये चीज़ हुई थी। और इसके उपरांत जब 1601 के अंतर्गत यदि मैं बात करूँ, 1601 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। ये बनाने का लिए कहा गया था। और ये जब भी बना सीकरी, मैं फिर से बता रहा हूँ, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया गया था। अब ये किस राज्य के अंतर्गत है? ये गुजरात में। अब ये कहाँ बना था? फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत बना है। अब यदि कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बुलंद दरवाजे की कभी ऊंचाई बताइए, तो ये कितने फीट ऊंचा है, ये हमेशा पूछे जाते हैं कि इतना हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अगर हम बुलंद दरवाजे की ऊंचाई की बात करें तो ये 134 फीट इसकी ऊंचाई है। यह जब यदि मैं बात करूँ, ये 42 फीट ऊंचे चबूतरे पर ये स्थित है। अब पहले तो ये इसका चबूतरा जो बनाया गया था, तो इसका जो चबूतरा है ये 42 फीट का इसका चबूतरा है और 134 फीट इसकी क्या है टोटल ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों। और यह फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद की जो दक्षिणी दीवार है, वहाँ पर का निर्माण किया गया है। और यह भारत का सबसे ऊंचा वैभवशाली प्रवेश द्वार के तौर पर हमें से देखने को हमें मिलता है। अगर बात कही जाती है भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा कौन सा है, कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, तो आप स्वाभाविक तौर पे बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? ये 134 फीट है। अब कभी प्रश्न इस प्रकार से भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि भैया बुलंद दरवाजे की जो क्या बोलते हैं, इसकी चबूतरे की ऊंचाई है, ये चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? तो ये 42 फीट की ये चबूतरा है, तो इसकी चबूतरे का निर्माण इतना है। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, देखिए मैंने ये कहा ना कि ये इस प्रकार से बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? ये 134 फीट इसकी ऊंचाई है और इसके चबूतरे की 42 फीट इसके चबूतरे की ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है 10वें नंबर का जो प्रश्न आपके सम्मुख से मैं लेके आ रहा हूँ दोस्तों, ये मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के मिश्रण से हुई है? अब हम बात कर रहे हैं मुगल शैली की बात कर रहे हैं दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। हम मुगल शैली की विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मुगल शैली का उदय यदि मैं बात करूँ किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है, तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि किन दो शैलियों से मिश्रण हुआ। कभी प्रश्न पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, मान लीजिए ऑप्शन में दे देंगे बंगाल पहाड़ी से, या फिर कांगड़ा और दक्षिणी, या फिर राजस्थानी और ईरानी, या ईरानी और बंगाली। ये शैलियों से, इन शैलियों में से किस शैली से ये मुगल कालीन शैलियों का निर्माण हुआ है, किन दो शैलियों के? अब आपको जब यदि मुगल काल यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा तभी इस क्वेश्चन को आप सटीकता से करें, अन्यथा आप कन्फ्यूज से गलत कर देंगे। अब जो मुगल शैली की जो उत्पत्ति हुई है, सर्वप्रथम जब भारत में मुगल शैली का जब मुगल जब प्रवेश करा, तो उसमें सर्वप्रथम पहले राजस्थानी शैली के साथ इसका समावेश हुआ था। ठीक है। अब राजस्थानी प्लस ईरानी शैली से क्या हुआ था, मुगल शैली की जो नींव रखी गई थी दोस्तों, इतना ध्यान। अब मुगल शैली भारतीय राजस्थानी, देखिए भारतीय राजस्थानी जिसे हम पाश्चात्य शैली, जिसे ईरानी शैली के मिश्रण से ये शैली का क्या हुआ है, उदय हुआ था। अब राजस्थानी शैली को क्या क्या कहते हैं, हिंदू शैली के तौर पे भी हम इसे हिंदू शैली भी कहते हैं, क्योंकि यदि मैं बात करूँ मुगलों का ये सबसे पहले
उत्तरी भारतीय क्षेत्र में इनका क्या हुआ था, ये यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर मुगलों ने क्या करा, अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके पश्चात जब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले जब यहाँ पर आए तो राजस्थानी का चित्रकला का यहाँ पर क्या था, प्रचलन था। और साथ ही मुगल किससे रिलेटेड थे, मुगल क्या था, ईरानी शैली से। तो जब एक तरफ राजस्थानी शैली चित्रण की बात करें, दूसरी तरफ मुगल शैलियों की हम बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का जब समावेश हुआ इंडिया में, जिसे राजस्थानी शैली, जिसे हम हिंदू शैली के नाम से भी जानते हैं, प्लस ईरानी शैली, इन दो शैलियों का जब मिलाप हुआ, तो इन दो शैलियों के मिश्रण से क्या हुआ, इंडो पर्शियन शैली का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जो आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुई, मुगल शैली के नाम से विख्यात हुई। अगर कभी क्वेश्चन आए दोस्तों, आप लोगों से ये पूछा जाए कि मुगल शैली का पूर्व में क्या नाम था, ठीक है, किन दो शैलियों के मिश्रण से, राजस्थानी और ईरानी शैली के मिश्रण से तो ये मिली है। अब जब मिलके कौन सी शैली, इसको किस नाम से, पहले किस नाम से जानी जाती थी, ये इंडो पर्शियन शैली के नाम से इसे जाना जाता था, जो मुगल बाद में जो मुगल शैली के नाम पर कन्वर्ट हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, वो है आपकी, स्थल चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अब स्थल चित्रण की बात करें कि ये प्रमुख रूप से कहाँ देखने को मिलता है, अब क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी कई दफ़े एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब स्थल चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, ये कहाँ देखने को मिलता है, ये मैं आपको कुछ 4 ऑप्शन आपके सम्मुख से रखने की कोशिश करूँगा। इसमें से आप, यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस मेरे उत्तर देने से पहले आप इसका उत्तर दे सकते हैं। बंगाल शैली, मुगल शैली, या पाश्चात्य शैली, या अजंता शैली, इनमें से कौन सी है ये जो स्थल चित्रण को देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, ये आप इस वीडियो को, यदि आप पसंद आते तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब स्थल चित्रण की यदि हम बात करें, तो प्रमुख रूप से देखने को हमें कौन सी इसमें मिले, पाश्चात्य शैली के अंतर्गत इसे हमें देखने को मिलता है। अब पाश्चात्य शैली की यदि हम बात करें, तो पाश्चात्य शैली में क्या होता है, मुख्य रूप से स्थल चित्रण शैली को देखने को हमें यहाँ मिलता है, क्योंकि मुगल शैली दक्षिण एशिया शैली के अंतर्गत थी, और पर्शियन शैली में इन दोनों का मिश्रण जब हुआ था, तो मुगल शैली जैसे भारतीय हिंदू शैली और जैन शैली और बौद्ध शैली के प्रभाव इसके अंदर देखने को मिला। इन शैलियों के अंतर्गत जो स्थल चित्रण होता है, ये मुगल काल में ही इसका क्या हुआ, फलना फूलना इत्यादि, इसी के समय में ये अपने विराट स्वरूप को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं सफल हुई थी। अब ये सफलता किसके माध्यम से मिली, अब ये सफलता कहीं ना कहीं जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो हिंदू शैली, जैन शैली, बौद्ध शैली, इन शैलियों के प्रभाव से स्थल चित्रण में मुगल शैली का फलना फूलना प्रारंभ हुआ। अब हम आते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न पर। देखिए, मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी। देखिए, इसको फिर से किस प्रकार से पूछा गया। अब मैंने आपसे बोला था ना कि 2 मिश्रित शैलियों से बनी थी। अब ये 2 मिश्रित शैली थी, इससे पूर्व जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, उसमें इसका उल्लेख 2 शैलियाँ हैं, एक भारतीय और पाश्चात्य शैली के। इन 2 शैलियों के मिश्रण से इस शैली की क्या की गई थी, नींव रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आईआईटी एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब मुगल कला शैली का कौन सा काल ऐसा रहा जो मुगलों का, जिसे हम स्वर्ण काल के तौर पर हम देखते हैं,
ये महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि जो आपने मुग़ल काल के जितने भी सम्राट रहे हैं, यदि मैं बाबर से लेके औरंगज़ेब की बात करूं, तो इसमें जितने भी मुग़ल रहे, इनमें से कौन सा मुग़ल ऐसा रहा जिसके शासनकाल को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण काल के तौर पर उसे समझते हैं। यदि मैं आपके सम्मुख से कुछ सम्राटों के नाम लूँ, इनमें से बताइएगा कि इसमें से कौन सा सम्राट के शासनकाल को स्वर्ण काल के तौर पर जाना गया। यदि अकबर का समय को, या फिर जहांगीर के समय को, या फिर बाबर के समय को, या शाहजहाँ के समय को, इनमें से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा जिसके काल को स्वर्ण काल की तर्ज में उसको संज्ञा दी गई है। अब मान लीजिए स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। पहले तो बच्चे इसलिए कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि कोई इस प्रकार से भी बातें कर सकते हैं। जब मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो उसमें मैंने एक बच्चे से पूछा था कि मुग़ल काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता, तो उसका जो उत्तर था बड़ा विचित्र उत्तर उसने दिया, जिसे देख के थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन विचलित हो गया था। उस बच्चे द्वारा ये कहा गया था कि सर, इस समय बहुत ढेर सारा सोना इत्यादि चीज़ें मिली थी, इसलिए इस काल को स्वर्ण काल किया जाए। ये बेतुके तरीके का क्वेश्चन का उत्तर उसने दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़, ये ऐसा फील होता है कि यह हमारी पढ़ाई में कहीं कमी रहेगी, या बच्चे उस स्तर को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। अब मुग़ल काल को स्वर्ण काल किसके युग को कहा गया। अब देखिए, शाहजहाँ का समय ऐसा रहा जहाँ पर जिसे स्वर्ण काल, इसके काल को ये संज्ञा दी गई थी, क्योंकि इसके समय में क्या हुआ था दोस्तों, जो चित्रकला थी अपने पूर्ण स्वभाव में फल फूल रही थी साथ में, और इसमें इस समय में इतने खूबसूरत चीज़ों का निर्माण हो रहा था जो अन्य मुग़ल कालों के, जितने मुग़ल सम्राट थे उनके शासनकाल में इन चीज़ों का निर्माण नहीं हो रहा था। यदि मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं इसमें प्रकाश डालना चाहूँगा आपके उसमें, जो शाहजहाँ का समय था, मैंने आपको यदि इससे पूर्व जब शाहजहाँ का आया था कि इसके पिता का मकबरा कब बना था, क्या है ये, इसमें मैंने आपको बताया था थोड़ा सा डिटेल में। अब थोड़ा सा इसमें मैं आपको डिटेलिंग बताना चाहूँगा। जो शाहजहाँ का जो समय था, वो था आपका 1627 से 1656 के आसपास इनका जो समय था। लगभग 30 वर्ष का ये शासन इनके द्वारा किया गया संपूर्ण भारतवर्ष में, क्योंकि इनके समय में जो स्थापत्य कला है, या मैं बात करूँ चित्रकला है, या फिर मूर्ति कला है, अपने पूर्ण स्वभाव या पूर्ण उत्कृष्टता का को प्राप्त हुई। अब जो इनका समय रहा 1527 से 1627 से 1656 के मध्य, जो 30 वर्ष का समय जो इन्होंने शासन किया संपूर्ण भारतवर्ष में, तो यह मुग़ल इतिहास का सबसे विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला ये काल। इस समय क्या था, मुग़ल सम्राट अपने चरम पर थी, और चरमों पे थी, और क्या कहते हैं ये, या कहें अपने चरम सीमा को भी पार कर गई थी। तो इसके शासनकाल में साम्राज्य की एक तरफ तो विशालता बढ़ी, साथ ही सुदृढ़ता रही, और सम टाइम इसमें जो आर्थिक तंगी थी, जो आर्थिक गरीबी थी, वो दूर रही, और जो इसका फसलों का जो खाद्यान्न का जो था, उसमें भंडार पूर्ण तरीके से भरे हुए थे, और संस्कृति और वैभवता को प्राप्त थी, और हमें यहाँ पर विभिन्न तरीके की संस्कृतियों को समावेश देखने को मिला। और कई इतिहासकारों का, यदि मैं बात करूँ, कई इतिहासकार इसमें क्या कहते हैं, इस काल को इतिहास का बहुत बेहतरीन, या कहीं स्वर्ण काल से भी ऊपर यदि कुछ हो, तो उसकी संज्ञा भी इसको देने को तैयार थे। इसकी आप सोने से कीमती कोई धातु है नहीं, तो इसलिए इसको स्वर्ण की संज्ञा दी गई थी। ठीक है। और यदि मैं बात करूं परंपरागत विचारधारा की, यदि मैं बात करूं, जो परंपरागत विचारधारा थे कहीं, तो उसमें कुछ इतिहासकार ऐसे भी होते हैं जो इसकी आलोचना भी, घोर आलोचना करते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। देखिए, हम किसी कार्य को यदि हम करते हैं, तो उसकी आलोचना करने वाले भी दो और खड़े हो जाते हैं। देखिए, आलोचना और
करने वालों की कमी नहीं होती है और अच्छाइयाँ आप अपने स्तर से करती जाइए। उसी प्रकार से शाहजहाँ के समय में भी जो इतिहासकार रहे हैं, जो जब इनके साक्ष्य जब प्राप्त हुए थे, जब कि इसे स्वर्ण काल क्यों कहा गया है इसलिए, तो इसमें आलोचना भी इतिहासकारों द्वारा की गई, जिसके अनुसार क्या था, शाहजहाँ का जो शासनकाल में एक विरोधाभास भी इनके द्वारा देखने को मिला, जिसमें एक और उन्नति की प्रगति की तरफ अग्रसर देखने को मिला। एक तरफ से तो ये साम्राज्य उन्नति की तरफ क्या था, अग्रसर हो रहा था, और दूसरी तरफ इस साम्राज्य के अंतर्गत जो 30 साल का जो साम्राज्य विस्थापित किया, जो शासन काल रहा, तो उसमें अनेकों ऐसी समस्याएं देखने को मिली, गरीबी, भूखमरी, और जो सैनिकों को सही समय पर वेतन न मिलना, और सैनिकों के मध्य आक्रोश होना, और जो राज्य थे, जो राज्य के प्रति जो दरबार के अंतर्गत, दरबारियों के अंतर्गत एकता न होना, और सम्राट को कहीं ना कहीं अविश्वास के तौर पर देखना जनता द्वारा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें दो चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। एक तरफ तो प्रगति हो रही थी, दूसरी तरफ ये चीज़ें। देखिए, जहाँ पर प्रगति हो रही तो वही चीज़ ज़्यादा याद रखा जाता है, ना कि उसकी नकारात्मक चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब वर्तमान समय की यदि मैं बात करूँ, जिस प्रकार से हमारी वर्तमान सरकार काम कर रही है, देखिए मोदी जी द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, साथ ही उसकी आलोचना करने वाले भी बहुत हैं। देखिए, आलोचनाओं से अधिक हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी तरफ हमारा क्या होता है, फोकस रहता है, हम उसकी तरफ ज़्यादा अग्रसर रहते हैं। ठीक है, तो उस समय मुगल साम्राज्य के पतन के बीज भी इसी के साथ बोए भी गए थे। ठीक, क्योंकि जब कोई चीज़ अपने शिखर को छूने के ऊपर पहुंच जाती है, शिखर को छूने के पश्चात उसमें अहंकार का जब अहम आ जाता है, तो उसका पतन होना भी निश्चित हो जाता है। उसी प्रकार से शाहजहाँ के समय में भी जब स्वर्ण काल की जब संज्ञा दी गई थी, तब ये बहुत अच्छी तरीके से ये शासन काल चल रहा था, तो उसी प्रकार का इसके विघटन के भी बीच कहीं ना कहीं बोलने को हमें देखने को मिले। अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, मुगल निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? अब ये प्रश्न मैंने अपने स्तर से तैयार किया था कि निम्न में से किसने अब निम्न में से, ठीक है दोस्तों, अब निम्न में से कहाँ गया, सॉरी, निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहन किया? अब मैं चित्रकला को किस राजा ने ज़्यादा महत्व दिया, किसके समय ये बहुत ज़्यादा विकसित रही? अगर मैं कहूँ अकबर, औरंगजेब, या जहांगीर, या शाहजहाँ, इनमें से कौन सा ऐसा चित्रकार रहा जिसके समय में ये फल फूल रही थी? तो ये हमें कहना बड़ा ही वो रहेगा कि भैया कि हम कहीं ना कहीं मुगल का साम्राज्य के जितने भी सम्राट हैं उनके साथ खिलवाड़ करें। यदि मैं मुगल सुल्तान जिसके जो संस्थापक थे, या इसके संस्थापक जो रहे, वो रहे आपके बाबर। ये बाबर जो था एक अद्वितीय अद्भुत कला पारखी था, और इसके समय में बाबर नामा में जो दशावंत के उत्कृष्ट जो कार्यों का जो चित्रांकन इसके अंदर देखने को मिला, और ये फारसी कला का बहुत ज़्यादा विद्वान था। और बेहजाद की जो आलेखन शैली थी ना, वो तो उसके अंतर्गत में इसकी समावेशी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। हम इसमें जो प्रोत्साहन मिला वो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला को ज़्यादा प्रोत्साहन देखने को मिली थी। इसमें ये श्योर नहीं हो कि ये किसके समय में इसको फल फूल रही थी। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, मुगल चित्रकला विकसित हुई। अब मुगल चित्रकला विकसित हुई, अब कब हुई मुगल चित्रकला? अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का जो विकास हुआ था वो अपने चरम सीमा पर पहुंच रही थी। ठीक है, अब इससे पूर्व अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सम्मुख से, मुगल शैली की नींव किसने रखी? अब मुगल शैली की नींव की बात करें, अब मुगल शैली की जो नींव रखी गई थी वो हुमायूं द्वारा। अब संस्थापक की यदि हम बात करें तो संस्थापक कौन थे? हुमायूं के पिता बाबर क्या थे? एक कला पारखी जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, और संस्थापक के तौर पर यदि हम बात करेंगे तो वो है बाबर को माना जाएगा।
और यदि हम बात करें इसकी नींव रखने की बात, मुगल शैली की जो नींव रखने की बात करें तो वो हुमायूं द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब अगला 21वां नंबर का जो क्वेश्चन है ये है, भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ किसके समय हुआ। अब मुगल काल का प्रारंभ किसके समय में हुआ, ये बताना है आप। जो मुगल काल का जो प्रारंभ हुआ था ये भी हुमायूं के समय में ही इसका प्रारंभ हुआ था, क्योंकि संस्थापक जो बाबर थे तो उसके बाद जो इसकी जो नींव रखी गई थी, तो इसकी नींव रखने का जो श्रेय जाता है वो हुमायूं के साथ। उसी समय क्या हुआ था, चित्रकला का थोड़ा सा अच्छा रन पे चल रही थी, चित्रकला को भी कहीं ना कहीं बाबर द्वारा उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख से है, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने। अब जब शिकार के चित्रों का यदि बात करें तो आपके दिमाग में जब कि भैया शिकार का चित्रण का जो चित्रांकन किया गया, जब मुगल साम्राज्य के जो सम्राट थे अपने आनंद के लिए क्या करते थे, वो जंगलों में हिरणों का, शेरों का इत्यादि शिकार करते थे। और अपने साथ जब वो शिकार करते थे अपने शौक के लिए, उनके साथ कई कलाकारों का एक जत्था जाता था जो उनका जो चित्रांकन करते थे कि भैया शेर का शिकार करते हुए अकबर को दर्शाया गया, ये जहांगीर को दर्शाया गया, या मुगल सम्राट जितने भी जो शिकार के चित्रों को उनके द्वारा दर्शाया गया, इन चीज़ों को वो बखूबी तरीके से इस समय में बहुत ज़्यादा ये बोलबाला इसके समय में था। अब यदि मैं बात करूं, हमने प्रश्न क्या पूछा था आपसे कि शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने। अब हम शैलियों की बात करें, अब हम किसी मुगल साम्राज्य या इत्यादि के बारे में जिक्र नहीं करें, तो हम सिर्फ आप जो हमारा जो ध्यान फोकस है वो हमारा सिर्फ किसके अंतर्गत है, वो हमारी शैलियों के अंतर्गत। अब शैली कौन कौन सी है, अब शैलियों के अंतर्गत हम उसको देखेंगे कि कौन सी शैली के अंतर्गत हम इसको फोकस रखेंगे। ठीक है, अब जो मुगल शैली के अंतर्गत सबसे अधिक शिकार के चित्र मिले, क्योंकि इसी समय में जो मुगल सम्राट थे वही ज़्यादा शिकार कर रहे थे। अब इस शिकार को हम आखेट भी कहते हैं। ठीक है, मुगल शैली के अंतर्गत जब आखेट या शिकार के चित्र सबसे अधिक मात्रा में क्या गए थे, सबसे ज़्यादा बनाए गए थे अकबर के समय में। यदि मैं बात करूं अकबर का जो शासन काल था, उस समय में सबसे ज़्यादा शिकार के चित्रों का चित्रांकन किया जा रहा था, क्योंकि इस समय के जो राजा महाराजा थे उस समय ये क्या करते थे, अपने स्वयं की जो क्या होता है कभी हम कि भैया हम अपने शौक के लिए हम कुछ शिकार कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें इसके इस समय में, इसके राजाओं के समय में ये चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, अब मैं बात करूं तो इस समय जो भित्ति चित्रों का जो निर्माण हुआ था, तो उसके अंतर्गत शिकार के दृश्यों का भी चित्रांकन इसके अंतर्गत देखने को मिलता था, उसका चित्रांकन इसके अंतर्गत किया जा रहा था। और यदि मैं इसकी कुछ प्रमुख तथ्यों पर यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो अकबरकालीन जो भित्ति चित्रण जो फतेहपुर जो सिकरी के जो महल में बने हुए थे, उसमें आखेट के सबसे ज़्यादा चित्र बने। अब कभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा महल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आखेट से संबंधित या शिकार से संबंधित चित्रों का समावेश देखने को मिल रहा। वो फतेहपुर सिकरी का जो महल है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा आखेट के चित्र देखने को मिले। और जहांगीर एक सौंदर्य प्रेमी, देखिए अब जहांगीर के बारे में भी आपको मैं बताऊं, जहांगीर एक क्या था, सौंदर्य प्रेमी था, और उसके शिकार के चित्रों की जो हकीकत थी ना, उसको दृष्टिगोचर करने की भी बहुत अधिक कोशिश की गई थी। क्योंकि वो जब शिकार के दृश्यों का भी चित्रांकन दिया, भी शिकार के लिए जाते थे, वो शिकार के साथ अपने जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनके जो दरबार के, उनको ले जाके उनका चित्रांकन किया करते थे। और जहांगीर के काल में जो चित्रकला शैली की जो सूक्ष्मता थी ना, जो उसकी जो सूक्ष्म तरीके से
देखने को यदि हमें मिलती है तो अकबर के काल में ही ये सबसे अधिक चीज़ें डेवलप हुई। शिकार के दृश्यों का जो चित्रांकन है, राज दरबारी का चित्रांकन, यदि हम बात, कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सबसे अधिक राज दरबारी चित्रांकन किसके समय में हुआ, वो भी अकबर के शासनकाल के अंतर्गत हुआ था। और शाहजहाँ के समय में भी ये दरबार का चित्रांकन किया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख से है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये है, निम्न में कौन असंबद्ध रखता है, इनमें से असंबद्ध इनका कौन होता है। अब मैं यदि बात करूँ मंसूर, मनोहर, बेहजाद या रिस्कन, इनमें से कौन है, ये जो इन दोनों सबसे हट कर है वो है आपका बेहजाद। इन तीनों में से ये सबसे हट के है, इसलिए इसका असंबंध इससे मिलता है। अब मीर सैयद अली, अब हम बात कर रहे हैं मीर सैयद अली किस के दरबार का मुख्य चित्रकार था। अब मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था, हम आपको ये बताना है। अब जो मीर सैयद अली था वो अकबर के दरबार का क्या था, मुख्य चित्रकार था। अब इससे पूर्व मैंने आपसे थोड़ा सा ये जो 2400 क्वेश्चन है, इसमें असंबद्ध थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया कि ये बेहजाद था, थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा डिटेलिंग करेंगे कि मंसूर, मनोहर, ये चीज़ें थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। अब बेहजाद क्या था, एक प्रसिद्ध क्या था, ईरानी चित्रकार था। ठीक है, अब यदि जिसके बारे में हम बात करें तो ये था अकबर जब बाबर जब क्या था अपनी यात्रा के दौरान जा रहा था तो इनको ये राजस्थान थार महोत्सव में मिला, तो बाबर इसे अपने साथ लेके आ गया और इसके द्वारा ही किया गया था। बाबर के आत्मकथा तुर्क एक बाबरी का भी चित्रांकन इसके द्वारा किया गया, जबकि मंसूर और मनोहर और मिस्किन ये क्या है, मुगल कालीन दरबारी चित्रकार भी, इन्हें भी मुगल कालीन चित्रकार की दरबारी चित्रकार ये भी थे। ठीक है, अब अभी मुगल कालीन चित्रकार दरबार था। अब बेहजाद क्या था, एक प्रसिद्ध, ये तो ईरान का भी प्रसिद्ध चित्रकार था, साथ ही जब ये मुगल काल भारत में जब मुगल काल की स्थापना हुई तो यहाँ पर भी ये प्रसिद्ध चित्रकार के तौर पे ये अकबर के सम्मुख से आया। यदि मैं मंसूर या मनोहर या की बात करूँ तो ये जहांगीर के दरबार के क्या थे, संबंधित चित्रकार ये थे। मंसूर क्या था, प्रकृति या पशु प्रेमी था, ये पशुओं का और ये पक्षी प्रेमी था, पक्षियों से संबंधित चित्रांकन किया गया। अब मंसूर की यदि मैं बात करूँ, मंसूर का विश्व प्रसिद्ध एक बांस का चित्रांकन है, ये मंसूर द्वारा बनाया गया है। और मिस्किन की बात करूँ तो ये अकबर कालीन यूरोपी चित्रकार था। ये जो मिस्किन है ये अकबर कालीन यूरोपी चित्रकार था। अब्दुल फजल ने अपनी जो पुस्तक है आईनी अकबरी में मिस्किन के बारे में भी कुछ ना कुछ उल्लेख किया है, और यदि आप इसे डिटेल में पढ़ोगे तो मंसूर द्वारा भी उसका चित्रांकन देखने को हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, सभी चित्रों में सबसे, ठीक है, सभी चित्रों को सबसे किसके समय में महत्व मिला। और सभी चित्रों को किसके समय में सबसे अधिक महत्व मिला। अब जो सभी चित्रों, पहले क्या कहते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सभी चित्र के ये होते क्या हैं, इनके बारे में। जो सभी चित्रों को जो सबसे अधिक जिसके समय में मिला था वो था अकबर के समय में सभी चित्रों को मिला था। और सभी चित्र क्या होते हैं, इसको यदि मैं बात करूँ सभी चित्रों की, ये क्या होते हैं, इसको हूबहू चित्रांकन भी कहा जाता है। हूबहू किसी की हूबहू तस्वीर बना देना या उसका पोर्ट्रेट बना देना, तो ये क्या था,
सभी चित्रों को क्या कहते हैं, हूबहू या प्रत्यक्ष तौर पर जो चित्रांकन कर देते हैं। अंग्रेजी में यदि हम बात करें, अंग्रेजी में से पोर्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है। अब चित्रों को अकबर के शासनकाल में जो महत्व मिला था वो अन्य किसी शासक के दरबार में नहीं मिला। अकबर के शासनकाल से ही सभी चित्रों का क्या हुआ था, बोलबाला प्रारंभ हुआ था। उसी के समय में ये सभी चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था। और स्वयं अकबर ने भी क्या किया था, अपना पोर्ट्रेट बनाया था। और अब्दुल फजल था वो ये पोर्ट्रेट बनाया करता था, क्योंकि ये सभी चित्र बनाने में क्या था, बहुत ज़्यादा निपुण था। और उसके जब अकबर ने क्या कहता, अब्दुल फजल को ये हुक्म दिया है कि वो उसने जो ये चित्र बनाए थे वो अपने जीवन में सबसे बेस्ट जो चित्र बनाए थे वो अकबर का पोर्ट्रेट उसने अपने जीवन काल में बनाया था। अब हम अगला प्रश्न आपके सम्मुख से ला रहे हैं सॉरी। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा। देखिए, अब किस शैलियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा आपका सभी एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मुझे यदि मैं बात करूं, जो जहांगीर और अकबर की जो शासन काल में जो की शैली में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो सभी चित्र बनाने पर उसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को हमें यहाँ पर मिला था। क्योंकि इस समय क्या हो रहा था, अकबर और जहांगीर काल में यदि समांतर तौर पर देखें तो दोनों के शासन काल में क्या था, सभी चित्रों की शैली को विशेष प्रभाव इसके अंतर्गत पड़ा। चाहे बादशाह अकबर स्वयं अपने सभी चित्रण या अपनी मुखाकृति बनाने के लिए उनको बैठाया करते थे। इनमें अपने दरबारियों के भी चित्रांकन इनके द्वारा समय समय पर किया गया। यदि मैं इनकी महत्वपूर्ण चीज़ों पर यदि मैं बात करूं तो इस समय क्या हुआ था, अकबर ने महान व्यक्तियों से, अपने पूर्वजों के बड़े बड़े क्या गया था, मुखाकृति या कहीं पोर्ट्रेट तैयार कराया। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा है कि बिसनदास सभी चित्र बनाने में सबसे बेजोड़ चित्रकारों में से एक चित्रकार माना जाता है। और जहांगीर ने ही अपनी जो दरबारी इनायत खां की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो बहुत जब ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा यदि हम बात करें तो ये बड़ी सोचने में भी तो थोड़ा सा डर लगता है कि ऐसी स्थिति में भी लोग चित्रांकन करने की बारे में सोचते हैं और करने के प्रयत्न भी करते हैं। तो जहांगीर ने क्या किया था, जो उसका जो दरबारी था इनायत खां की जब मृत्यु हो रही थी, ये भूख प्यासे जब बीमारी हो गई थी तो इसका शरीर इतना ज़्यादा दुबला हो गया था, इतना इसकी हड्डियाँ तक दिखाई देने लगी। जब इसकी मृत्यु हुई तो ये इतना दुबला हो गया था, इतना पतला हो गया था, इसकी हड्डियाँ साफ गिनी जाती थी कि ये कितनी इसकी शरीर में हड्डियाँ हैं स्वयं। तो उस समय का भी बहुत ही दयनीय स्थिति में जब वो बहुत ज़्यादा दुबला हो गया था, मात्र उसके शरीर में क्या थे, कंकाल बच गया था। तो जहांगीर ने बिसनदास से उसका सभी चित्र बनाने का आदेश दिया। उस समय का भी चित्रांकन जहांगीर द्वारा बनवाने के लिए आदेश दिया गया था। इतना ज़्यादा इस प्रकार की क्रूरता या कहीं क्रूरता ही हुई थी, इस प्रकार की चित्रों को जब कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसके समय सामने ऐसा पोर्ट्रेट तैयार कराना। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, प्लीज़। अब अगला प्रश्न मैं एक प्रश्न आपके सम्मुख से रखना चाहूँगा, जो ये है आपका, जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था। अब जो जहांगीर का, जब यदि मैं जहांगीर की बात करूं तो इसके
जो चित्रशाला थी उसमें हिंदू चित्रकार कौन था। अब हिंदू चित्रकार की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मुस्लिम चित्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ। जहांगीर तो स्वयं एक क्या था, मुस्लिम शासक था। अब उसके दरबार में उसकी जो आर्ट गैलरी थी उसमें एक हिंदू चित्रकार था जिसका नाम था बिशन-दास। ये सभी चित्र बनाने में बहुत ज़्यादा निपुण था। इसने जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसमें ये लिखा था कि बिशन-दास जैसा बेजोड़ छवि चित्र बनाने में और कोई ज़्यादा निपुण नहीं है, संसार में इसके जैसा कोई नहीं। अब यदि मैं बात करूँ जहांगीर की जो चित्रशाला थी उसमें बिशन-दास एक प्रमुख हिंदू चित्रकार था। इसके अलावा कोई उसमें चित्रकार नहीं था। जहांगीर ने अपने दूत, जो जहांगीर का जो दूत था दूत खान आलम के साथ इसको क्या करा था, फारस ईरान भेजा। वहाँ जो वहाँ के जो दरबार के जो मंत्री थे, जो शासक थे, उनके चित्र बनाने के लिए उनको भेजा। वहाँ पर शाही दरबार के चित्र, उनके परिवार के, उनके जो मंत्रीगण थे, उनके जो दरबारी थे, उनका भी चित्रांकन बिशन-दास द्वारा बनाया गया। क्योंकि जब जहांगीर ने अपने जो रिलेटिव थे, क्योंकि ईरान में था तो ईरान से संबंधित अपने पूर्वजों के चित्रांकन वहाँ पर जो और सम्राट थे, कुछ समय ये ईरान में रहे, वहाँ पर रॉयल फैमिली का भी इनके द्वारा चित्रांकन किया गया। और बिशन-दास शाह उनके जो अमीर परिवार थे और उनके जो परिवारजन थे, उनके क्या करा, उन्होंने वहाँ जाके सभी चित्र बनाने का प्रयास किया। और वो सभी चित्र बनाने में एक बहुत ज़्यादा कुशल था, क्योंकि संसार में इसके जैसा कोई सभी चित्र बनाने में निपुण नहीं था, इसलिए इसको ईरान भेजा गया था। और यदि मैं बात करूँ थोड़ा सा इनकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों से आपको मैं रूबरू कराने की कोशिश करूँगा, तो उसमें क्या हुआ था, जो जहांगीर कालीन तो ये प्रमुख चित्रकार जो था मनोहर, देखिए जहांगीर कालीन जो प्रमुख चित्रकार था वो मनोहर था, जिसका नाम तुर्क जहांगीर में नहीं मिलता है। तुर्क जहांगीर में बिशन-दास का नाम देखने को मिलता है। अब पर्सी ब्राउन ने, देखिए पर्सी ब्राउन जो थे, उन्होंने ये कहा जहांगीर के साथ ही जो मुगल चित्रकला का जो वास्तविक आत्मा के साथ जो कोऑर्डिनेशन था वो एक हो गई थी। इसके समान किसी अन्य साम्राज्य या मुगल काल के किसी भी राजा के साथ ऐसा कोऑर्डिनेशन चित्रकला के प्रति देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये चित्रकला के प्रति अपने पूर्ण जीवन इनके तौर पे इन्होंने व्यतीत कर दिया। अब जहांगीर कालीन जो चित्रकार मनोहर बसावन का जो पुत्र था, ठीक है, बसावन का पुत्र कौन था, मनोहर का पुत्र बसावन था, ठीक है। अब जहांगीर ने जो सभी चित्र बनाने में जो कौशल था बिशन-दास, वो एक हाथी तथा क्या था, जब ये बहुत अच्छी तरीके से जो चित्रांकन करता था बिशन-दास, तो जहांगीर क्या था, बिशन-दास से खुश होने के पश्चात इसको जो पुरस्कार के तौर पर जो एक बार इसमें क्या किया था, एक हाथी और कुछ नगद पुरस्कार भी बिशन-दास को क्या गया था, गिफ्ट किए थे। और जहांगीर बिशन-दास से संबंध में जो उसकी आत्मकथा थी तुर्क जहांगीर में ये लिखा है कि मेरे भाई, उनके द्वारा ये लिखा गया था कि जो मेरा भाई शाह अहमद अब्बास की जिसने ऐसी सोची कि सभी चित्र बनाने की, और मैंने जब शाह को अपने नौकरों को ये दिखाया तो वो दंग रह गए, क्योंकि जो जहांगीर का जो भाई था शाह अम्बा, तो उसने क्या करा था, जो ये बिशन-दास के चित्र अपने जो नौकर शाह या मंत्री साहब को दिखाए, तो ये लोग जब बिशन-दास के चित्र देखे तो ये लोग दंग हो गए थे कि ऐसा चित्र भी कोई व्यक्ति बना सकता है, ऐसी कल्पना उनके द्वारा नहीं की गई थी। तो वो बहुत चक्के रह गए थे ऐसा देख के। तो ये बाद में क्या हुआ था, बिशन-दास ने शेख फूल नाम की एक सूफी संत का चित्रांकन के द्वारा किया गया। कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि दोस्तों कि बिशन-दास द्वारा किस संत का चित्र बनाया गया था, तो आपको याद होना चाहिए शेख
फूल नामक एक सूफी संत थे, इनके द्वारा इसका चित्रांकन किया। यह सुंदर जो चित्र का जो ये बहुत अच्छा जो सुंदर चित्र बनाया गया था जो सूफी संत का, तो ये आज भी जो कला भवन है ना वाराणसी में, तो वहाँ ये आज भी स्थित है, बड़े अच्छे तरीके से सुरक्षित तौर पर रखा गया। और बिशन की जो सभी अनुकृतियाँ होती थी, जो ये पोर्ट्रेट बनाए गए थे, जो लंडन जो पोर्ट्रेट बनाते थे, जो पोर्ट्रेटों का जो निर्माण किया करते थे, या राजा की या राजा की बीवी की या उसके बच्चों की या मंत्रियों की या राज दरबारी की चित्रांकन जब किया करते थे, तो ये चीज़ें आज भी की जो अनुकृतियाँ हैं बोस्टन संग्रहालय में आज भी स्थित है। देखिए मुगल काल ये भारत में तो सब कुछ हुआ, और यहाँ का जब ब्रिटिश काल आए तो जो यहाँ की जो बेशकीमती चीज़ें थी वो अपने साथ ले गए, और बोस्टन संग्रहालय में इन चीज़ों का संरक्षण उनके द्वारा किया गया। ठीक है। अब बिशन दास ने ही जो नूरजहाँ की जो सभी चित्रण बनाए थे, अब सभी चित्रण, अब नूरजहाँ का सभी चित्रण किसने बनाया था, कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो बिशन दास द्वारा ही सभी चित्रण नूरजहाँ को बनाया गया था। अब बिशन दास द्वारा किस महारानी का चित्रांकन किया गया, नूरजहाँ का चित्रांकन बिशन दास द्वारा किया गया था। और बिशन दास द्वारा जो शेख सूफी संत का जो चित्र बनाया गया था वो कला भवन वाराणसी में आज भी सुरक्षित तौर से रखा गया। ठीक है। अब शेख सूफी संत किसने चित्रित किया था, ये बिशन दास द्वारा चित्रित किया गया था। दोस्तों ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आए दिन एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख से, अब बिशन दास निपुण थे। अब बिशन दास किस चीज़ के लिए निपुण थे ये आपको पता होना। अब बिशन दास सभी चित्र बनाने में क्या थे, निपुण छाया चित्र जिसे बोलते हैं। अब मुगल शैली में व्यक्ति चित्रणों को विशेष स्थान किसके समय में, अब ये विशेष स्थान की बात करें, मुगल शैली में किसके समय में ये चीज़ें मिली। अब विशेष स्थान किसके समय, यदि मैं बात करूं तो शाहजहाँ के समय में विशेष स्थान के समय में मिला। तो अभी ये थोड़ा सा विरोधाभास है। यदि मैं लघु चित्रों की बात करूं, मुगल स्कूल की जब स्थापना हुई थी तो स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, अकबर। अकबर क्या करता है, चित्र बनाने का ये शौकीन था, और इसका जो पुत्र था जहांगीर ने भी व्यक्ति चित्रण बनाने का व्यक्ति चित्रण को संरक्षण प्रदान किया। और शाहजहाँ ने ही क्या करा, जो यदि मैं बात करूँ परिकाष्ठा तक इस सभी चित्रों को बनाने का प्रयास किया था, और इस सभी चित्रों को एक परिकाष्ठा में पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है, ये शाहजहाँ को भी इसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है। ठीक है। अब मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी किसके समय बनी। अब ये जो बना था, जो सर्वश्रेष्ठ जो चित्र बना था, तो ये बने थे जहांगीर के समय में सर्वश्रेष्ठ चित्र बने थे, क्योंकि जहांगीर ने सर्वश्रेष्ठ सभी चित्र जिसे हूबहू चित्रांकन कहते थे। तो जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर ने अपने जो पोर्ट्रेट थे वो बड़े शौक से बनाए थे। अब्दुल फजल ने जो जहांगीर के जो सिंहासन रोहण जब हो रहा था तो उसका भी चित्र बनाया था, जो तो उनके जहांगीर के मुख्य पृष्ठ में इसे लगाया गया। और बादशाह इस चित्र को क्या कहता है, प्रथम दृष्टि से ही इसको पूर्ण समझता था, और इस युग का सर्वश्रेष्ठ क्या था, चित्रांकन था। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, अब कह रहा है कि भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था, वो मंसूर था। ठीक है। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चित्रेश्वर था, वो भी क्या था, मंसूर द्वारा क्या किया जाता था, ये पशु पक्षियों का चित्रांकन किया जाता। अब यदि मैं बात करूं जो भारतीय चित्रकला का जो प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था, कि थोड़ा सा इस में थोड़ा आपको प्रकाश डालना चाहूँगा। जो भारतीय चित्रकला में जो प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था, वो जहांगीर के शासनकाल में मंसूर को सर्वश्रेष्ठ पक्षी या पशु पक्षियों का चित्र बनाने का श्रेय जाता था, क्योंकि मंसूर विश्व प्रसिद्ध जो मंसूर द्वारा बनाया गया था बांस का चित्रांकन, वो विश्व प्रसिद्ध है। और जहांगीर ने अपने समय में अब्दुल हसन
को सबसे अच्छा चित्रकार भी माना था और जिसे बहुत वो चाहता भी था। अब्दुल हसन और मंसूर जागीर के क्या थे, जागीर कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में गिना जाता है, क्योंकि जागीर स्वयं ही क्या था, एक प्रकृति प्रेमी था और प्रकृति से संबंधित चित्रांकन किया किया करता था। ठीक है। अब जागीर की यदि मैं बात करूँ, जागीर के समय में जब मंसूर को उत्कृष्ट पशु पक्षियों का जो चित्रांकन या वनस्पतियों का चित्रांकन या नादिर एक वो उसमें क्या लिखा था, नादिर उल असर की उपाधि से भी क्या कहते हैं जागीर ने उसको सम्मानित किया था। और मंसूर को ही जागीर ने कश्मीर घाटी में भेजा था और वहाँ 100 से अधिक पुष्पों का क्या करने के लिए, चित्रांकन करने के लिए उनको वहाँ भेजा गया था। ठीक है। अब बांस का चित्रांकन किसने किया? अब बांस का चित्रांकन की यदि मैं बात करूँ तो बांस का चित्रांकन मंसूर द्वारा किया। अब विश्व प्रसिद्ध बांस का चित्रांकन किसके द्वारा? ये भी मंसूर ही है, क्योंकि मंसूर का ही चित्र विश्व प्रसिद्ध बांस का चित्रांकन है। ठीक है दोस्तों। अब बांस नामक चित्र किसके कौन से चित्रकार द्वारा बनाया गया? बांस का जो चित्र बनाया कौन से चित्रकार है, उसका नाम क्या है? वो है मंसूर। ये जागीर के प्रमुख चित्रकारों में से एक चित्रकार है। अब मुगल सम्राट जहांगीर के शान का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? ये भी क्या था, अब मुगल सम्राट जहांगीर के समय का सबसे प्रसिद्ध पेंटर कौन था? ये जो पेंटर था ये था मंसूर ही, उस्ताद मंसूर उसको नाम दिया जाता था, क्योंकि मंसूर ही जहांगीर कालीन प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक था। ठीक है। पेंटर भी था। अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके समूह से मैं ला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। एक मिनट। जो लाल पुष्प किस मुगल चित्रकार द्वारा बनाया गया था? ये भी मंसूर द्वारा बनाया गया। अब मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी प्रकाष्ठा को पर पहुंची? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये जो अपने प्रकाष्ठा में पहुंची थी, ये सॉरी दोस्तों, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम प्रकाष्ठा पर पहुंची? ये जो अपनी चरम प्रकाष्ठा में जो पहुंची थी, ये जहांगीर के शासन काल में ये अपनी प्रकाष्ठा पे पहुंची थी। ठीक है। अब जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने पूर्ण रूप को विकसित करने में सफलता प्राप्त करी थी, और साथ ही जहांगीर के काल में जो चित्रों को सुसज्जित अलंकृत करने के लिए विभिन्न प्रकार से रंगों का प्रयोग किया जाता था, और साथ ही बड़ी सावधानी पूर्वक इनकी कुशलता के साथ प्रयोग किया जाता है। और जहांगीर काल में ही चित्रकला अपने पूर्ण स्वभाव में या परिकाष्ठा में पहुंची, क्योंकि इसमें जो साइबेरिया का एक दृढ़ सारस का जो चित्रांकन मंसूर द्वारा बनाया गया, और तुर्की जहांगीर का जो मुख्य पृष्ठ है वो अब्दुल हसन द्वारा बनाया गया, और बंगाल के एक अनोखे पुष्प का जो चित्रांकन जिसे हम लाल पुष्प कहते हैं, वो भी क्या किया गया था, उस्ताद मंसूर द्वारा उसको बनाया गया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, जहांगीर काल में भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है?
अब जो ये सुंदरी चित्र जो संग्रहालय की यदि हम बात करें तो ये सुरक्षित है आज की तिथि में। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहा हूँ। जो जागीरकालीन जो भारतीय सुंदरी जी का जो चित्र है वो भारतीय चित्रकला भवन वाराणसी में ये चित्र सुरक्षित है। यदि आप इस चित्र को देखना चाहते हैं तो इसका विवरण मैं आपको आई लिंक में दे दूंगा, तो वहाँ पर भी आप देख सकते। और जो भारतीय कला भवन की वेबसाइट के अंतर्गत ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और यदि मैं कहूँ जागीरकालीन चित्रकला एक ऐसा चित्र है जिसे आप देख के मुगल काल का जो चित्रकला का जो कार्य था उसको कहीं ना कहीं आप देख के मंत्रमुग्ध हो जाओगे कि इस समय भी इस प्रकार के चित्रांकन किया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ कार्य इनके समय में हुआ था तो ये बड़ा ही दुर्लभ है। अब किसी मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया। अब ये हमें बताना है अब किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। अब मैं यदि आपको कुछ ऑप्शन दूं तो आप इसको मेरे बताने से पूर्व आप इसे बता दीजिएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर करें। पहला ऑप्शन मैं आपको सम्मुख रखता हूँ, मुगल राजधानी पहाड़ी गढ़वाली। कौन है जो मैनचेस्टर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग करता था? वो मुगल काल के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता, क्योंकि जागीर काल में चित्रकला में काफ़ी प्रगति हुई थी और जो विषय वस्तु है दोनों में नवीनता देखने को मिली, सजीवता आई थी। इन चित्रकारों में कहीं ना कहीं बैल के बूटेदार हाशिए में बॉर्डर बनाया जाता था और साथ ही इन चित्रों को जो सौंदर्य और अभूतपूर्व कार्य देखने को मिला था। और साथ ही इसके अंतर्गत क्या हुआ था, बॉर्डर हाशिए पे बनाए जा रहे थे और इतने सुंदर बनाए जा रहे थे कि मूल पृष्ठभूमि जब इनकी जो तैयार हो रही थी वो भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो बॉर्डरों का जो निर्माण हो रहा था वो कितने धैर्यपूर्ण है, सजगता तरीके से एक प्रतीत नहीं होता था कि ये मनुष्य द्वारा हाथ से बनाई है। और यदि मैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर यदि बात करूँ, जागीर काल में दो नई विशेषताएं विकसित हुई। पहला क्या था, मोर का जिसे सम्मान प्रकृति के चित्रण के रूप में देखा जा सकता है। यह चित्र क्या था, संकलित विषय से संबंधित है। दूसरी विशेषता इसकी क्या थी, किनारों पर सजावट देखने को मिली, जैसे कि हम बॉर्डर डालते हैं। तो जागीरकालीन और ईरानी सभ्यता का प्रभाव इनमें क्या था, पूर्ण तरीके से मुक्त था और एक नवीन रूप में शैली का विकास हो रहा था। और परंपरागत तरीके से मैं भी इसमें बहुत चीज़ें ऐसे देखने को। अब इंडियन म्यूजियम जो कलकत्ता में क्या था, प्रसिद्ध घुड़सवार का एक दल का चित्रांकन हमें देखने को प्राप्त होता है, जिसमें जागीरकालीन चित्रों में एक सवा चश्मा का बहुत ज़्यादा क्या था, बोलबाला था। साथ ही परिदृष्टि को भी उसमें दर्शाया गया था। और ये तृतीय आयाम की चित्रों में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। क्योंकि दोस्तों यदि आपने लाइक या कमेंट या शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलता है आपके प्रति नई वीडियो लाने के लिए। ठीक है।